नमस्कार मित्रों। मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं माह जनवरी 2025 के ग्रहों के गोचर की राशियों वाइज कि किस राशि पर कैसा उनका प्रभाव रहेगा। आने वाला जो माह है वो हमारे अंग्रेजी माध्यम का एक नया वर्ष को प्रारंभ करता है। इसके साथ साथ देखिए, ये जनवरी का जो महीना है, इसमें ये दो चीजों से थोड़ा सा अगर बात की जाए, एक तो नव वर्ष, हमारा जो नव वर्ष के लिए, दूसरा इसमें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाएगा। लेकिन और ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मकर संक्रांति जो है इस माह पड़ेगी। तो इस माह के गोचर की शुरुआत करने से पूर्व सर्वप्रथम मैं आप सबको नव वर्ष की, गणतंत्र दिवस की तथा मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ओम श्री हरि एस्ट्रोबट परिवार की ओर से इन त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब बात कर लेते हैं मेष लगन की। स्पेशली जो प्रारंभिक जो राशि है वो मेष राशि यानी कि एरीज होती है, और हम बात करते हैं लगन वाइज, असेंडेंट वाइज, जिससे ज्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं। मेष राशि, मेष काल पुरुष की जन्म पत्रिका का प्रथम भाव जहां एक नंबर पड़ा होता है, और वो एक नंबर डिनोट करता है एरीज को यानी कि मेष राशि को। तो मेष राशि अपने आप में स्पेशल वैसे ही हो गई क्योंकि काल पुरुष का प्रारंभ भी, पत्रिका का प्रारंभ भी इसी राशि से होता है। इसका प्रतिनिधित्व हमारे मस्तिष्क पर होता है। ये एक मूविंग साइन राशि है तथा फायर जो है, इसका तत्व जो होता है वो इसका फायर होता है, फायर एलिमेंट। मूविंग साइन राशि होने के नाते ये जो लोग होते हैं ये ऊर्जावान तो होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। कहीं कहीं अगर जो इनके लॉर्ड है, यानी कि जो इनका लॉर्ड है मेष राशि के, वो है आपके मार्स, और मार्स कहीं कहीं अगर एफ्लेक्शन में है, पाप प्रभाव में है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं बहुत ज्यादा, या फिर किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट करना, या किसी से भी बिना किसी बात के, बिना किसी लॉजिक के लड़ झगड़ पड़ना, अचानक से किसी को भला बुरा कह देना, इस तरीके के नेचर इनमें आ जाता है। लेकिन ये तब आता है जब इनका लॉर्ड एफ्लेक्शन में हो या फिर मेष राशि एफ्लेक्शन में हो। मंगल अपने आप में एक बड़े ग्रह है, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, और मंगल डिनोट जो करता है वो हमारे शरीर में जो है ऊर्जा, एक एनर्जी को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी हो गई, और बहुत सारे कारतत्व हैं, ब्लड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, भूमि हो गई, भाई हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, वह कॉन्फ्लिक्ट्स मंगल ही देते हैं। तो ये लोग और इन लोगों की बात करें रुचि की, तो ये लोग स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स को देखना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, सही या गलत, लेकिन अगर दोस्त है तो उसके साथ हमेशा जो है हाथ में हाथ डाले, कदम से कदम मिलाए खड़े रहते हैं, पीछे हटने वाले ये पर्सन नहीं होते। लेकिन चूंकि इनका जो स्वभाव होता है, जो मेष राशि है वो मूविंग साइन राशि है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी इनमें रहती है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिचुएशन को बगैर देखे, बगैर भापे जो बोल दिया उस पर अडिग रहेंगे, या जो मन में ठान लिया वैसे निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं होता इनके साथ। ये बहुत फ्लेक्सिबल, क्योंकि मूविंग साइन है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इनमें आती है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कंडीशंस को देखकर, परिस्थितियों को देखकर ये अपने निर्णयों में बदलाव कर सकते हैं, और यही बुद्धिमत्ता होती है कि भाई सिचुएशन को देखकर हम अपने निर्णयों में बदलाव करें, या अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालें, अपने में परिवर्तन करें। तो ये विशेष बात जो है यहाँ होती है। दूसरा, जो मेष राशि है वो कई चीजें हैं इसके पीछे। एक तो सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं,
सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं, इसलिए नेम फेम वाली राशि होती है, उनके मित्र हैं, ये उच्च के रहते हैं। तो और बड़े ग्रह सूर्य, सन। इसके अलावा मैं कहूं तो जो मेष राशि है, मेष लगन, यानी कि ये मेष लगन में जो मंगल है, आई मीन टू से मंगल दो राशियों के ऑनर हैं। सूर्य और चंद्र को छोड़कर राहु और केतु को तो हटा ही दीजिए। राहु केतु का राशि से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई ओनरशिप उनके पास नहीं है। सूर्य और चंद्र को एक एक राशि की ओनरशिप है। उनके अलावा बाकी जो ग्रह बचे हमारे, उन सबको दो दो राशियों की ओनरशिप उनको प्राप्त है। अब बात करते थे कि मंगल की हम बात कर रहे हैं, तो मंगल एक तो मेष राशि के ऑनर हो गए, दूसरे आपके वृश्चिक राशि के ऑनर हो गए, यानी कि एरीज और एरीज और स्कॉर्पियो। अब मेष लगन वाले लोग जो होते हैं वो थोड़े से खोजबीन में लगे रहते हैं, या फिर उनको जो पसंद होता है थोड़ा डिटेक्टिव नेचर भी हो सकता है उनका, क्योंकि उनकी एक राशि जो होती है अष्टम भाव पड़ी होती है। थोड़े खोजी बीनी टाइप के लोग होते हैं, स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल उछल कूद कराना पसंद करता है। मंगल कहता है कि जाओ बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ो, मंगल कहता है जाओ खूब खेल कूद करो, खूब उछलो। ये जो एनर्जी है, जो पावर है, जो स्टैमिना है, ये सारा मंगल देता है। जो पराक्रम है, ये सारा मंगल हमें देता है। तो इसलिए ये जो लोग होते हैं मेष राशि के, ये लोग ऊर्जा और पावर से, स्टैमिना से, पराक्रम से भरे होते हैं। इनमें किसी भी क्या कहते हैं पराक्रम की या फिर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। इसके साथ साथ मंगल स्पीड देते हैं, मंगल तेज तेज ही देते हैं। तो ये लोग और लोगों की अपेक्षा है, जो मेष और वृश्चिक वाले होते हैं, वो और राशियों के लोगों की अपेक्षा काफी तेजी से जो है काम करना पसंद करते हैं। मतलब इनके वर्किंग में जो होता है स्पीड होती है, स्लो नहीं होता, स्पीडली वर्क करते हैं। इसके अलावा एक राशि इनको और जो खास बनाती है, तो उनका सिंबल जो होता है वो रैम होता है, जो कि सिग्निफाइंग करता है स्ट्रेंथ और बोल्डनेस को। यानी कि ये लोग स्ट्रेंथनेस तो मैंने बता चुका, और बोल्ड भी होते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते, कहीं भी अपनी बात रखने से कतराते नहीं है। सही बात होगी तो ये कहीं भी किसी मंच पर स्पष्टली बहुत ऑनेस्टली बोल देते हैं। फिर ये इस चीज की परवाह नहीं करते कि सामने वालों को कैसा लगेगा या उसका कैसा रिएक्ट रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो चीज ठीक है उसको बोलने से पीछे नहीं हटते। तो एक बहादुर लोग होते हैं। साथ ही साथ मैं बात करता हूं तो नक्षत्रों की बात करता हूं, तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, यानी कि अश्वनी मीन्स केतु आ गए, भरणी मीन्स शुक्र आ गए, कृतिका मीन्स सूर्य आ गए। बड़े प्लेनेट्स हैं ये तीनों। शुक्र हमें बैल देता है, वैभव देता है। सूर्य हमें नेम फेम देता है। केतु क्या देता है? केतु हमें जो है एक डीप सोच देता है, एक अध्यात्म देता है, एक स्पिरिचुअलिटी देता है। और मंगल तो हमें ऊर्जा देता ही देता है। तो ओवरऑल जो हम बात करते हैं मेष राशि की, एरीज वालों की, तो इट इज मतलब जो एरीज इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मार्स, सन, केतु एंड वीनस। इसलिए ये राशि थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल राशि कही गई है। ये लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं। तो एक छोटा सा ये एक परिचय था कि मेष राशि के लोग कैसे होते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर वापस लौट चलते हैं। अब बात करेंगे जहां हम जनवरी 2025 के ग्रहों की गोचर की, कि जनवरी का जो जो ट्रांजिट है वो मेष लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें मैं बता दूं आपको। सबसे पहले चीज, जो मुख्य चीजें हैं, एक तो आपकी जो नवम भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ जुपिटर रेट्रोराइड है। तीसरी चीज, आपके जो मार्स हैं वो उच्च राशि में जाने वाले हैं, यानी कि आफ्टर द हाफ मंथ ऑफ जनवरी मार्स की पोजीशन बहुत अच्छे न रही, उच्च राशि में बैठेंगे, और वो राशि पड़ेगी आपके कर्म स्थान पर। तो ये जो महीना रहेगा जनवरी का, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आपको कर्म में आप बिल्कुल एक प्रमोशन, एक अलग छवि, एक अलग आपकी पोजीशन, नेम फेम, इस सब आपको यहाँ मंगल देकर जाने वाले हैं। बस ध्यान ही रखना है कि अपने जो है आपका जो क्रोध है, जो एंगरनेस है, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। तो बात करते हैं हम जनवरी 2025 के ग्रहों के ट्रांजिट की, एरिस असेंडेंट। देखिए लग्नेश लग्नेश बैठे हैं नवम भाव में, एक ही भाग भाव में। मंगल मार्च का, या कह लीजिए लग्नेश का भाग भाव में बैठना, यानी कि त्रिकोण में बैठना।
अपने आप में बहुत अच्छा योग है। यहाँ मंगल अकेले नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बात करते हैं लग्नेश का भाग भाव बैठना, यानी कि भाग का फुल सपोर्ट। भाग का इतना अच्छा सपोर्ट रहेगा, जिस चीज की कल्पना करेंगे भाग उसमें बढ़ चढ़कर आपको उसको पूरा करने में, उसकी प्रतिपूर्ति करने में आपको सहयोग करेगा। भाग का फुल सपोर्ट रहेगा। रिलीजियस यात्राएं, लंबी यात्राएं आप कर पाएंगे इस पीरियड में, क्योंकि जो आपके नवम भाव में राशि पड़ी हुई है वो गुरु जुपिटर की पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड आपके लिए बहुत बेहतर है। भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई हायर स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है परचम लहराते हुए नजर आएंगे। बड़ी यात्राएं यहां से देख सकते हैं। और अच्छी चीज क्या है, नैतिक और अनैतिक इन दो चीजों में फर्क करते हुए आपको स्वयं को आपको महसूस होगा कि भाई कोई काम करना है तो कहीं ना कहीं मन में ऐसे विचार आएगा कि यार ये ठीक है या सही है या ठीक नहीं है। इस तरह के विचार आपके मन में आएंगे और अभी सब चीज को एनालाइज करने के बाद आप निर्णय लेंगे। धर्म की ओर आपका झुकाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लग्नेश की पोजीशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई इशू नहीं है। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करें। अदरवाइज हायर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ी यात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल यात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, नैतिक और अनैतिक चीजों के आकलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी कार तत्व, जो भी यहां से जो भी चीजें यहां से देखी जाती हैं, ऑल ऑफ द थिंग्स आपको सब में सपोर्ट रहेगा। लग्नेश की पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा समय आपके जाने वाला है। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। देखिए आपके सेकंड लॉर्ड वीनस बैठे हैं आपके नवम भाव में, भाग भाव में। धन भाव का स्वामी भाग भाव में बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन है। यानी कि परिवार, कुटुंब और धन संचय में भाग का पूर्ण सहयोग रहेगा। वीनस का जो मार्स से एनिमी, एक एनिमी रिलेशन है, मित्र नहीं है दोनों आपस में, लेकिन फिर भी पोजीशन अच्छी है, त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल मैं तो ये कहूंगा कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पीरियड रहेगा। घर परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पीरियड रहेगा। हो सकता है घर परिवार में कोई ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान कराएं, या फिर गेट टुगेदर कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, और वहां पर जो है एक अच्छा माहौल रहेगा। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए बेहतर है। आपकी वाइफ स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है, आपके व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड मरकरी, इनका इनका भी जो प्लेसमेंट है वही है, नवम भाव, भाग भाव में बैठे हुए, यानी कि मेहनत के भाव का स्वामी भी आपके साथ ही बैठा हुआ है और आपका मित्र है। बहुत अच्छी पोजीशन है। मेहनत खूब करेंगे, मेहनत के साथ साथ आप इंटेलेक्चुअल भी रहेंगे, यानी कि आप बुद्धि विवेक का भी पूर्ण प्रयोग करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट रहेगा, आपके पड़ोसियों को आपका सपोर्ट रहेगा, यानी कि सब आपके भाग में सहायक रहेंगे। और छोटी मोटी जो यात्राएं आप करेंगे बुआ या बहन के साथ, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है, वो सारी यात्राएं आपकी सार्थक होंगी। कहीं ना कहीं उन सब यात्राओं का आपको पॉजिटिव फल मिलेगा। और ये यात्राएं हो गई, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से यात्रा भी आपके लिए बेनिफिट देती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस में बैठे हैं जुपिटर। जुपिटर यहाँ रेट्रो है। जुपिटर क्या है, देखिए जुपिटर जो है आपके, वो है आपके लिए भागेश, भाग्य भाव के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी। और ये बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में, लेकिन ये रेट्रो है। रेट्रो है, हालांकि उच्च के हैं लेकिन रेट्रो है। रेट्रो मीन्स ये जो इफेक्ट देंगे वो आपको 4 नंबर राशि यानी कि फोर्थ हाउस का भी इफेक्ट देंगे, और ज्यादा इफेक्ट जो देंगे वो आपका थर्ड हाउस का इफेक्ट देंगे। थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा, हालांकि जुपिटर मरकरी की राशि में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, कहीं ना कहीं उनका उनसे एनिमिटी वाला एक इशू है, व्यवहार है, रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं वहां पर वो कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे। लेकिन वहां जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है कि वो
कहते हैं ना, कोई भी ग्रह चाहे वो कितना भी जो है पाप ग्रह हो, चाहे कितनी जुपिटर शत्रुता रखता हो, लेकिन वो जब भी जुपिटर की राशि में जाएगा तो उतना नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं देता। क्योंकि जुपिटर क्या है, जुपिटर देवताओं के जो है गुरु है, देवों के देव हैं। तो ये जो जुपिटर है इसलिए और खास है क्योंकि ये एक बड़ा प्लेनेट है, एक दैवीय प्लेनेट है, और ये अपने शत्रुओं पर भी जो है आशीर्वाद बना के रखता है, और मित्रों पर तो उसकी गुड फेथ रहती रहती है। तो बात करता हूं कि ये जुपिटर जो है यहाँ पर दो तरीके के देखिए आपको योग बनाएंगे। एक तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाने के, यानी कि प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन के योग यहाँ बना रहे हैं, और साथ ही साथ चूंकि रेट्रो हो गए हैं तो ज्यादा चीज, अगर ज्यादा मैं कहूं, क्योंकि देखिए विराजमान तो 4 नंबर राशि में है, लेकिन रेट्रो हो गया तो इनका जो एस्पेक्ट है वो यहाँ है, यहाँ रहेगा। यानी कि ये जो है 10 जनवरी तक यहाँ, 10 मार्च तक, 10 मार्च तक इनका जो है मूवमेंट उधर ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह बेचने का सोच रहे थे, तो वो योग यहाँ पर ये बनाते हुए देख सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी हैं, भाग का पूरा सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल अगर आप इस पीरियड में मैं अगर बात करूं, और यहाँ से देखिए ये अगर यहाँ अगर एक्सपेक्ट कर लेते तो कहीं ना कहीं नवम भाव पे इनका अपनी राशि पर इम्पैक्ट भी रहेगा। तो ओवरऑल जो है आपके पराक्रम को, आपके साहस को बढ़ाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों के अगर कोई बीच आपको कोई विवाद चल रहा तो कहीं ना कहीं ठंडे दिमाग से उसको आप सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे। पड़ोसियों से अच्छा बिहेव, पड़ोसियों से अच्छा संबंध आप बनाते हुए नजर आएंगे। और अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माँ भाग का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। ओवरऑल पोजीशन अच्छी रहेगी क्योंकि यहाँ से अपने राशि सप्तम बात करते हैं, और अष्टम जो आ जाएंगे, हालांकि उच्च के तो हैं और केंद्र में है, लेकिन वो जब रेट्रो हो जाएंगे तो थर्ड हाउस का जो है इम्पैक्ट देंगे। तो ओवरऑल ये पोजीशन आपके लिए बेहतर है, बुरी मैं पोजीशन नहीं कहूंगा। आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके भाग्य आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, जो आप मेहनत करेंगे उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा, जो कि 2.5 दिन में एक राशि बदल देते हैं और 1 महीने में पूरा गोचर ही चेंज कर देते हैं, तो उनको इस प्रेडिक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं रह पाता। लेकिन ओवर बात करते हैं, देखिए 4 नंबर राशि बढ़ी हुई है आपके आपके फोर्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये राशि बहुत अच्छी मानेगी। फोर्थ हाउस में आपकी जो मदर होती है वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, और फैमिली ओरिएंटेड वुमेन कह सकते हैं उनको। थोड़ा सा रहता है कि भाई ओवर थिंकर, ओवर सेंसिटिव तो रहती हैं, लेकिन गुड मतलब जो एरिस वाले होते हैं उनको, उनकी अच्छी चीज क्या होती है कि माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत प्यार, बहुत लाड मिलता है, कि उनकी माँ बहुत केयरिंग होती है और बहुत सपोर्टिव होते हैं। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में देखिए केतु बैठे हैं, पंचम लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, पंचम लॉर्ड बैठे हैं आपके 9th हाउस में। बहुत अच्छा योग है। एक त्रिकोण के भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में बैठना, ये बहुत अच्छा योग है। और वहां पर देखिए केंद्र और त्रिकोण का मिलन भी हो रहा है, मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं। लक्ष्मी विष्णु योग इसको हम बोलते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी में, एक बड़ा योग माना जाता है ये। तो देखिए केतु का पंचम भाव में बैठना, केतु क्या करते हैं, केतु सेपरेशन देता है, केतु डिटैचमेंट देता है। लेकिन यहां अगर आप स्टूडेंट हैं तो जुपिटर की पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे 12th हो रही थी, लेकिन रेट्रो होने के बाद वो पोजीशन सुधरी। यानी कि जो अभी जो जुपिटर 4 नंबर राशि में गए थे भाग भाव के स्वामी, जुपिटर भी देखिए ज्ञान का कारक होता है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपका जुपिटर अच्छा होना भी अनिवार्य है, अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं अवरोध, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें रहती हैं। अब यहाँ पर जुपिटर का जो रेट्रो होना, अगर आप एज अ स्टूडेंट है तो आपके लिए बेहतर है, चीजें आपके साथ थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आएंगी। हाँ केतु यहाँ बैठे हुए, केतु यहाँ 2.5 साल तक रहने वाले हैं, 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पाठ्यक्रम को बदलने के संबंध में कोई भी निर्णय अचानक से अपना लें, अदरवाइज हो सकता है कि जो है चीजें ये निर्णय आपके अच्छे ना हो। अभी जो पीरियड गुजरा आपका, जब ये आपके 5th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में थे तो आपको बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन अब यहाँ पर चीजें देखिए सुधर रही हैं, क्योंकि 13 जनवरी तक, जो 13 जनवरी और उसके 12 फरवरी, मतलब अब चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही होंगी। केतु पंचम भाव में बैठे हैं ठीक है,
लेकिन पंचम भाव के स्वामी की जो पोजीशन है वो अब बेहतर हो गई है। अभी तक थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उलझने थी कि यार ये भी चल रहा है मन में, वो भी चल रहा है, इसको चेंज कर देता हूँ, उस पाठ्यक्रम को चेंज कर देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी होती नजर आपको आएगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का प्लेसमेंट बदला। अब वो गए हैं नवम भाव में, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, केतु का इफेक्ट थोड़ा कम रहेगा आपको। जो लोग एरियस फीमेल हैं और कहीं ना कहीं कंसीव करने की सोच रहे हैं, तो केतु अभी आपके लगन में है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ चीजें सुधर रही हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी की पोजीशन बदली है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब तक केतु यहां पर है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप विदाउट मेडिकल रिक्वायरमेंट आप कंसीव कर पाए, या कहते ना कि जो चाइल्ड का बर्थ हो वो विदाउट सिजेरियन हो, ये पॉसिबल यहां नहीं होगा, क्योंकि केतु सर्जरी कराता है, केतु सर्जरी का कारक भी है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो ये पंचम, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये पीरियड आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी सुधरी हैं, क्योंकि आपके फिफ्थ लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हुई है, और ये पोजीशन अभी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके बाद ये मकर में जाएंगे, 15 फरवरी तक, 12 फरवरी तक मकर में रहेंगे। उसके बाद एक महीना ये जो है उसमें जाएंगे, 11th हाउस में जाएंगे। तो जब वो 11 को कनेक्ट करेंगे तो चीजें और, तब चांसेस और ज्यादा बन जाएंगे। तो लेकिन अगर केतु आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो इसकी रेमेडी आप समय रहते करें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। यानी कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वहां भी थोड़ा सेपरेशन केतु कराने के मूड में रहेगा। लेकिन अगर इस तरीके की केतु आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ज्यादा दिख रहे हैं, अपने आप में फील हो रहे हैं, तो उसकी आप रेमेडी करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पंचम लॉर्ड की पोजीशन बहुत सुधरी हुई है और सुधर रही है अभी। जब तक वो 12th हाउस में नहीं जाएंगे तब तक बेहतर रहेगी। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th लॉर्ड मरकरी बैठे भाग्य भाव में। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना मैं कहूंगा बेहतर है, क्योंकि अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कह लीजिए कि नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो ये पीरियड ठीक है, अच्छा पीरियड है, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। मरकरी यहाँ बैठे हैं, यानी कि बुध देव धनु राशि में जो है 16 जनवरी तक रहेंगे, उसके बाद 17 जनवरी को ये 10th हाउस में चले जाएंगे, तो और अच्छी पोजीशन बनेगी। अभी भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद जो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा 10th और 6th हाउस का कनेक्शन हो जाएगा, वो तो सैटर्न भी इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष लगन वालों के लिए पीरियड अच्छा है। नौकरी की प्रयासरत हैं तो प्रयास करिए, नौकरी आपको मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ से लोन वगैरह का भी। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर लोन वगैरह का अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा विलंब तो होगा, लेकिन आपको वो सब चीजें होती दिख जाएंगी। अगर कोई शत्रु वगैरह है, तो आपके शत्रु वैसे भी इतने ताकतवर नहीं होते, टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, तो वो सब चीजें आपकी सॉर्ट आउट यहाँ होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा ध्यान ये रखना है कि भाई किसी तरीके का कोई ऐसा विवाद ना हो बुआ बहन से, या किसी गुरु का ऐसा अपमान आप ना करें कि इससे चीजें थोड़ी सी बिगड़े, उसको थोड़ा सा आप बेहतर रखिए, क्योंकि सैटर्न बैठकर वहां घर से दूर जाने के योग बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं सैटर्न जो होते हैं, शनि देव जो होते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से दर्द देते हैं, इस तरीके का माना जाता है। तो 12th हाउस में सैटर्न है, और अब रेट्रो भी नहीं है। अभी तक क्या था, मेष जो लगन वाले लोग थे वो बचे हुए थे, क्योंकि सैटर्न अपनी राशि का इंपैक्ट दे रहे थे, 11th हाउस का उनको फायदा ही करा रहे थे। लेकिन अब जो है ये डायरेक्ट हो गए, मार्गी हो गए, तो ये 12th हाउस का ही परिणाम देंगे। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के चीजों को करें, अदरवाइज सैटर्न क्या है ना, सैटर्न 12th में बैठे हैं, पनिश करा सकते हैं। बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड वीनस बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, अच्छा योग है, स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जिन लोग की शादी नहीं हो रही है और उनके बर्थ चार्ट में 7th लॉर्ड बैठा है 9th हाउस में, तो ये माना जाता है ये योग, इस योग का निर्माण करते हैं कि शादी के बाद भाग्य का उदय। स्पाउस के साथ लंबी यात्राएं हो सकती हैं, स्पाउस के साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे, या कोई बिजनेस डील के साथ, बिजनेस डील में अगर आप जा रहे हैं तो बिजनेस डील के लिए तो उसका एडवाइस आप लेके जाए और वहां अप्लाई करें, तो उसमें आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, सफलताएं मिलेंगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा योग है। पार्टनरशिप बिजनेस अगर कर रहे हैं या स्टार्ट करना सोच रहे हैं, तो जुपिटर की पोजीशन भी ठीक है, और साथ ही साथ देखिए वीनस की पोजीशन अच्छी है, और बेहतर हो जाएगी जब वो आगे 10th हाउस में जाएंगे, बेहतर पोजीशन है।
यहाँ पर देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि देखिए सेवेंथ हाउस को राहु भी कनेक्ट कर रहा है, सेवेंथ हाउस को जो है राहु आपको कनेक्ट कर रहा है पंचम दृष्टि से, नहीं पंचम दृष्टि से नहीं करेगा, नहीं राहु जो है नाइन्थ एक्सपेक्ट दे रहा है सेवेंथ हाउस को, और केतु जो है केतु नहीं कर रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं राहु कनेक्ट करेगा सेवेंथ हाउस को, 11th में है, तो कहीं ना कहीं राहु जब भी 11th हाउस में होता है, देखिए राहु की पोजीशन 11th हाउस में अच्छी मानी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है मोर देन वन अफेयर्स होने की चांसेस भी देता है, इनकम को बढ़ाता है, मित्रों को बढ़ाता है, मित्र मंडली बढ़ा देगा आपकी, बड़े सपने दिखाएगा, बड़ा करने के लिए कहेगा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि यहाँ सेवेंथ हाउस पे इम्पैक्ट दे रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो कहना कि आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ कंफ्यूजन, कुछ गलत फहमियां देगा, व्यापार को बढ़ाएगा। बात करते हैं अष्टम भाव की। अब देखिए आपके लिए जो है लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह है, अष्टम भाव का स्वामी बैठा है आपके नवम भाव में। अब यहां पर देखिए मंगल आपके लिए अष्टम में होकर, मैं ये नहीं कहूंगा कि अशुभ ग्रह है, क्योंकि आपके लग्नेश भी, तो मंगल आपके लिए शुभ ग्रह है, और बैठे कहां है, बैठे जो है त्रिकोण में बैठे, नवम भाव में बैठे, अच्छा योग है। अब यहाँ पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि 1 नंबर है, तो भाव का इफेक्ट ज्यादा देंगे। मंगल अगर एक्टिव है, आपकी दशा दशा प्रतिदशा में लगे हुए हैं, तो ये अच्छा योग है। लेकिन यहाँ पर अष्टमेश का नवम में बैठना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रबल आपको एज अष्टमेश दे सकते हैं। लेकिन यहीं अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई काम धंधा कर रहे हैं, इंश्योरेंस का काम है, या फिर कह लीजिए इंश्योरेंस का काम हो गया, रिसर्च का काम हो गया, ऑकल से जुड़े हुए हैं, इस क्या कहते हैं पुलिस का कोई काम कर रहे हैं, इस स्पोर्ट्स हो गया, और जो भी काम है देखे जाते हैं, जैसे मेडिकल का कोई काम कर रहे हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट मेडिकल क्षेत्र में है, तो यहाँ पर ये जो 10% का जो कहीं ना कहीं ट्रबल दिखा रहा है आपके भाग में, तो वो भी खत्म हो जाएगा, और वहां पर एक पॉजिटिव आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, और उस काम में आपका भाग का सपोर्ट मिलेगा, और बहुत बहुत बढ़िया जो है आपको वहां पर लाभ या प्रॉफिट होने के चांसेस बनेंगे। नवम भाव की बात करते हैं, फाइनली नवम भाव में हम आए गए, चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं, बैठे हैं लग्नेश, बैठे हैं अष्टमेश, बैठे हैं आपके पंचमेश, बैठे हैं आपके तृतीयेश, बैठे हैं आपके षष्ठेश, बैठे हैं आपके द्वितीयेश, बैठे हैं आपके सप्तमेश। यानी कि जो भाग भाव है वो बहुत भारी भाव हो गया आपका, यहां से यहां धन के, यहां देखिए कितने भाग कवर कर रहे हैं, 2 2 4, 2 6 और 1 7 भाव आपके एक ही भाव में आ गए। लग्नेश अष्टमेश 2 भाव ये आ गए, द्वितीयेश सप्तमेश 4 भाव ये आ गए, तृतीयेश 6 और षष्ठेश 6 भाव ये आ गए, मतलब 6 और पंचमेश 7, और सब बैठे हैं भाग भाव में, सबको भाग का सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से में भाग का सपोर्ट रहेगा, ठीक है, हेल्थ में भाग का सपोर्ट रहेगा, पराक्रम भाग सपोर्ट करेगा, छोटी यात्राएं भाग सपोर्ट करेगा, संतान प्रेम और स्टूडेंट विद्या बुद्धि विवेक भाग सपोर्ट करेगा, नौकरी भाग सपोर्ट करेगा, मैरिटल लाइफ स्पाउस पार्टनरशिप बिजनेस भाग सपोर्ट करेगा। अष्टमेश अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उसमें भाग का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ओवरऑल ये चतुर्ग्रह जो योग है बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपके लिए। हाँ, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए दिखेंगे क्योंकि देखिए सूर्य हो गए, मंगल हो गए, दोनों मित्र हो गए, ठीक है, और मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मरकरी जहां ये सूर्य के मित्र है, वही मंगल के शत्रु है, और वही जुपिटर के भी से भी अच्छी वो नहीं है। वीनस सूर्य के जो है शत्रु हैं, कहने में एनिमिटी है, और बृहस्पति की भी एनिमिटी है। लेकिन ओवरऑल कहते ना कि एक कमरे में अगर जैसे आपकी एक आप हो गए, एक्स हो गए आप, और वाई हो गया और जेड हो गया, आपकी वाई और जेड से दुश्मनी है, या कह लीजिए एक्स वाई जेड तीनों आपस में शत्रु हैं, एनिमी है, और उन तीनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उस कमरे को बंद कर देते हैं, ठीक है, लॉक कर देते हैं। अब तीनों उस कमरे में फंस गए,
तब क्या होगा? तो जो भी शत्रु शत्रु हैं वो सारे मित्र हो जाएंगे और तीनों एक होकर वहां से निकलने की सोचेंगे। तो वही हाल ग्रहों का होता है, जब एक ही भाव में इतने सारे ग्रह आ गए, जो दोस्त है वो तो है ही, जो दुश्मन है वो भी दोस्त यहाँ हो जाएगा, आप ये मानिए। तो ओवरऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतर योग बना हुआ है आपके लिए। भाग का भाव आपका बहुत प्रबल है, कुछ भी करेंगे भाग का सपोर्ट मिलेगा। थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करेंगे, टूर ट्रेवल्स का काम करें, ऑनलाइन वर्किंग करें, कमीशन का काम करें, कम्युनिकेशन का काम करें, नौकरी करें, मेडिकल क्षेत्र में नौकरी करें, बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी करें, जिम अपना खोलें, किसी प्रकार की कोई भी सेवा करें, सपोर्ट मिलेगा। लर्निंग का वर्क करें, सपोर्ट मिलेगा। क्रिएटिविटी कोई क्रिएटिविटी काम शुरू करें, सपोर्ट मिलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करें, सपोर्ट मिलेगा। पत्नी के साथ बिजनेस करें, सपोर्ट मिलेगा। पत्नी भाग्यशाली है। इंश्योरेंस का काम करें, मेडिकल का काम करें, रिसर्च का काम करें, ऑकल्ट्स का काम करें, बेहतर, सब में भाग का सपोर्ट है। बहुत बेहतर योग बना हुआ है मेष लगन वालों के लिए। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र, आपकी जो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, चैलेंजेस आएंगे। लेकिन यही अगर आपका वर्किंग का जो अटैचमेंट है, जो रिलेशन है, कहीं विदेश से अगर है, या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर कह लीजिए न्याय से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लीगल एडवाइजरी का कोई काम करते हैं, या फिर विदेश में कोई व्यापार या कोई नौकरी कर रहे हैं, तो चीजें पॉजिटिव रहेंगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं चैलेंजेस यहाँ बढ़ेंगे। 11th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। राहु इनकम बना के देगा और वहीं शनि भाव को खत्म भी कराएगा, ये जान लीजिए। मित्रों को उधार ना दें, धोखा हो सकता है। राहु बैठा है और शनि जो है वो 12th हाउस में आ गए, यानी कि जो दे दिया वो गया। घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसके उपचार में पैसा खर्च हो सकता है। राहु कनेक्ट कर रहे हैं आपके, राहु और शनि दोनों क्लब्ड हो रहे हैं एक साथ। क्लब्ड नहीं है लेकिन राशि में बैठे, तो कहीं ना कहीं राहु विदेश का कारक है और शनि भी 12th हाउस में चला गया, विदेश के भाव में चला गया। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस ये भी बन रहे हैं कि कहीं अगर आप कोई विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ राहु दे जाएगा, यहाँ शनि आपको दे जाएगा, वहां आपको करा देगा। इस तरह की चीजें यहाँ बन रही है। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य 13 तारीख तक जो है नवम भाव में रहेंगे, उसके बाद 14 तारीख जैसे ही आएगी, 14 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक ये आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि पंचम भाव का स्वामी 10th हाउस में आएगा। बहुत अच्छा योग रहेगा ये। अगर आप स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं हालांकि सूर्य का शनि की राशि में जाना कहीं ना कहीं सूर्य के तेज में थोड़ी कमी करता है, लेकिन ओवरऑल पोजिशन अच्छी है। मतलब स्टूडेंट है तो कहना है कुछ वर्किंग करने की सोचेंगे, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई के क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिल सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ मिल सकती हैं। बच्चे कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं। ओवरऑल बढ़िया योग है। बात करते हैं मंगल की। मंगल धनु राशि के 15 जनवरी तक रहेंगे, उसके बाद मंगल उच्च के हो जाएंगे 16 जनवरी को, यानी कि लग्नेश का उच्च का होकर कर्म स्थान में बैठना बहुत बेहतर योग है। वो जो पीरियड रहेगा आप देखेंगे कितना परिवर्तन आएगा आप में। आप अपने कर्म क्षेत्र में जो है मतलब ऊंचाइयों को छुएंगे, प्रमोशन के चांसेस बहुत प्रबल रहेंगे, जो कह देंगे वो हो जाएगा। बात करते हैं बुध की। बुध आपका 16 जनवरी तक जो धनु राशि में है, उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे 17 जनवरी को, बुध भी वहां चले जाएंगे, बेहतर योग है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी वर्किंग को लेकर, उन सब में आपको फायदा होगा। व्यापार करेंगे, व्यापार कोई कर सकते हैं स्टार्ट आप उस पीरियड में, क्योंकि बुध व्यापार का कारक भी होता है। बेहतर है योग। जुपिटर का बता चुका। शुक्र 12 जनवरी तक धनु में है, उसके बाद मकर में जो है 13 जनवरी को मकर में चले जाएंगे, अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे, वहां पर जाकर यहाँ चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड जो होगा कि पत्नी का आपके कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस पर इन्वॉल्वमेंट रहेगा और उससे आपका फायदा होगा। या फिर बिजनेस की देखो जो मरकरी की पोजीशन भी अच्छी हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं और वीनस भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना कोई व्यापार, एक नया सेटअप आप डाल सकते हैं, और वो चीजें यहाँ बनती नजर आ रही हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके लिए अच्छे योग बने हुए हैं। तो ये तो रहा ग्रहों का गोचरों का एक इफेक्ट रहा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं, इस माह अमावस्या है 18 जनवरी को।
अमावस्या 18 जनवरी को है, तो कहीं ना कहीं राहु, देखिए राहु की पोजीशन आपकी अच्छी बनी हुई है, नो डाउट बेहतर पोजीशन है, लेकिन अगर आपके वर्क चार्ट में राहु अच्छी पोजीशन नहीं है और नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप राहु की रेमेडी कर सकते हैं अमावस्या वाले दिन। उस दिन सुबह जल्दी उठे, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और बहते जल में नारियल प्रभावित कीजिए। अगर ऐसा ना हो पाए तो यथा सामर्थ मंदिर नारियल दे सकते हैं। कपूर की फ्रेग्रेंस लेना भी एक राहु का एक अच्छी रेमेडी है, कि जिनमें खाना खा सकते हैं। ओवरऑल मंदिर में साफ सफाई का कुछ काम कर सकते हैं। ये सब राहु की छोटी छोटी रेमेडीज हैं, वो कर आप इनके नेगेटिव इंपैक्ट को दूर करके इनसे पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। पूर्णमासी 3 जनवरी को है। अब देखिए चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा जो है आपके 4th हाउस को, आपके सुख भाव को जो है डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके सुखों में कमी है, माता से वाद विवाद रहता है, कुछ ऐसे योग बने जिस कारण माता से विचार मिल ही नहीं पाते, घर प्रॉपर्टी लेने की सोचते नहीं हो पा रहे, बहुत मेहनत करते हैं, मतलब उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप निसंदेह जो है आपको चंद्रवार को, आई मीन टू सोमवार को आप उधर शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। और मैं तो मेष राशि, मेष वालों के लिए हमेशा कहता हूं साल में 1 या 2 बार आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं, क्योंकि आपका चतुर्भाव प्रबल होगा, सुख आपका बढ़ेगा, प्रभु महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा देखिए चतुर्थी 2 पड़ती है महीने में, एक संकष्टी एक विनायक। 6 जनवरी को संकष्टी है, विनायक 22 जनवरी को है। तो कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी है, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं है, पड़ोसी संबंध अच्छे नहीं है, नौकरी में इश्यू है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, बहुत कर्जा हो गया, इस तरह की चीजें अगर हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंपैक्ट कम करने के लिए आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, उनसे पूजा अर्चना करें, चरणों में ध्रुव अर्पित करें। तो निसंदेह ये सब करने से, और इन दोनों व्रत भी कर सकते हैं, उपवास जिसे कहते हैं, उपवास कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। प्रदोष 16 और 30 जनवरी को 2 प्रदोष होते हैं इसी प्रकार। ये प्रदोष भी आपके कहते हैं 4th भाव का प्रबल करने के लिए महादेव के व्रत होते हैं, आप इसे कीजिए, आपके सुखों में वृद्धि होगी, माता संबंध अच्छे होंगे, घर प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, बेहतर चीजें रहेंगी। बात करते हैं देखिए मकर संक्रांति 14 जनवरी को इस साल पड़ने वाली है, एक बड़ा पर्व हम इसे कहते हैं। इस दिन दान दक्षिणा और सूर्य को जल अर्घ देने का बहुत महत्व है। तो इस दिन स्पेशली जो लोग कंटिन्यू सूर्यदेव को जल नहीं दे पाते हैं, इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल दें और कुछ मिष्ठान वगैरह आप लेकर कन्याओं को, बच्चों को आप बांटें, या फिर इस दिन यथा सामर्थ्य जो भी दान कर सकते हैं जरूरतमंदों को, वो आप करें। सूर्य प्रबल होता है, इससे एक अच्छा मौका है सूर्य को प्रबल करने का। जिनका भी सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं है, इस रेमेडी को एक तरीके से, इस तरीके की एक उपाय नहीं, एक सेवा है, सूर्यदेव के सेवा करें और साल भर जो है आपको इसका फल मिलेगा एक बार करने से। इसको जरूर कीजिएगा। गज केसरी योग की बात करें 4, 10, 18, 25 और 31 जनवरी को गज केसरी योग जो है लगेगा। गज केसरी योग के बारे में पहले ही बोल चुका हूं, अब फिर से बोल देता हूं कि ये वो योग है जो जिन जातकों जातिकाओं के अच्छे भावों में अगर ये विद्यमान होता है, तो वे बहुत थोड़ी सी मेहनत से जो है आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। हमारे चारों ओर देखते हैं ना, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, या वो लोग जो बहुत छोटे स्तर से उठकर बड़े हुए हैं, बड़े बने हैं, तो उन सब की पत्रिका में जो है अच्छे भावों में ये परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से विद्यमान आवश्यक रहता है, ये वर्क करता है। व्यापारी हैं अगर, तो आप जानेंगे कि ये जो तिथियां मैंने बताई, 4, 10, 18, 25 और 31, इन दोनों आपके हाथ में कैश इनफ्लो और दिनों की अपेक्षा अधिक रहेगा। इसको नोट कीजिए और देखिएगा, ये आपको साक्षात प्रमाण के रूप में आपको जो है यहाँ मिलेगा। आपको बात करते हैं, देखिए अब क्वालिटीज की बात करें, एरीज के बारे में बोल चुका हूं, लीडर पर्सनालिटी होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। आपकी लकी राशियां जो है वो जेमिनी, लियो, लिब्रा, यानी कि मिथुन, सिंह और जो है तुला, ये आपके लिए आपकी लकी राशियां होती हैं। हेल्थ का इश्यूज मैंने 8 और 9 नवंबर को रहेगा। मैं बहुत ज्यादा इशू टेंशन लेने की चीज नहीं है, लेकिन थोड़ी 2 दिन थोड़ा हेल्थ में डाउन रह सकता है। स्ट्रेस की बात करें 13, 14, 15 जनवरी को स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा फील होगा। एक्सपेंसिव डेज अगर है तो वो है 23 और 24।
दो तिथियां हैं 23 और 24 तिथि, इन तिथियों में खर्चा करने से बचें, अदरवाइज बड़ा खर्चा आप कर सकते हैं और बाद में अफसोस होगा। स्टोर की बात करें, कोरल रूबी आप धारण कर सकते हैं, टोपाज भी पहन सकते हैं। और पूजा पाठ की बात की जाए तो श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, ये सब आप करें। इनका पाठ करना, हनुमान जी की उपासना करना है, राम भक्ति करना है, माँ जानकी की उपासना करना है, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ सूर्य उपासना करना भी आपको बहुत जरूरी है, ये जानिए। तो ओवरऑल ये जो महीना रहेगा एरीज वालों के लिए, देखिए मेरे हिसाब से एरीज के लिए जो समय निकला उससे बेहतर समय अब आने वाला है। और आप खुद देखेंगे जनवरी के महीने में कि ये क्या हो रहा है, सब अच्छा ही अच्छा होगा, बेहतर रहेगा। थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट से बचना पड़ेगा। जन्म पत्रिका में अगर लग्न की पोजीशन अगर अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो ये महीना है जनवरी का, बहुत बेहतर जाने वाला है आपका। भाग हर चीज आपको थाली में परोस के देने वाला है। तो आप अच्छे से ये महीना जी पाएंगे, देख पाएंगे, और चीजें बहुत पॉजिटिव होते हुए आपको सामने से दिखेंगी। तो इस तरीके का एक मैजिकल मंथ आपके लिए मैं कह सकता हूं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। साथ ही साथ जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ कोई सेपरेशन की स्थिति ना बने, घर से दूर जाने की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा नौकरी के अच्छे योग हैं, ठीक है, भाग का सपोर्ट आपको पूरा रहेगा, मित्र बनेंगे, लेकिन वहीं थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा कि मित्रों को कुछ ऐसा उधार वगैरह ना दें, क्योंकि वहां ना मिलने के चांसेस हैं और व्यय होने के चांसेस भी यहाँ पर बने ही हुए हैं। मैरिज विवाह की बात की जाए, अच्छा समय चल रहा है, स्टूडेंट के लिए बेहतर पीरियड है। तो ओवरऑल एक दो चीजों को छोड़कर अपना गुस्से को काबू में रखें, मैरिटल लाइफ में इशू ना होने दें, कोई गलतफहमियां ना होने दें, खर्चे पे थोड़ा नियंत्रण रखें, सोच समझ के खर्चा करें। बस इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। ओवरऑल महीना बहुत उत्तम है आपके लिए। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था ये एरीज असेंडेंट का, यानी कि मेष लगन अथवा मेष राशि के लिए जनवरी 2025 का गोचर कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और एरीज असेंडेंट आई मीन टू से मेष राशि या मेष लगन के लोग हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि जनवरी 25 का जो महीना है या साल का जो शुरू का महीना है वो उनके लिए कैसे रहने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।